प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को संविधान दिवस और विधि दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि आज 26 नवंबर का दिन है और हम सभी इस दिन को विधि दिवस के रूप में मनाते हैं और साथ में ही संविधान दिवस के रूप में भी यह दिन मनाया जाता है। वैसे तो विद्यालयों, महाविद्यालयों, सभी स्थानों पर हर्षोल्लास के रूप में इस दिवस को मनाया जाता है, लेकिन क्योंकि कोरोना काल है और क्योंकि विद्यार्थियों और का विद्यालयों महाविद्यालयों में आवागमन नहीं है, तो कई बार इतने महत्वपूर्ण दिवस को भी हम भूल जाते हैं और हमारे दिमाग में नहीं आता कि आज हमारे देश का इतना महत्वपूर्ण दिवस है और जिस कारण से हमारा अस्तित्व है, जिस कारण से आज हम किसी न किसी रूप में हैं, उस संविधान के प्रति हम अपनी कृतज्ञता और संविधान निर्माताओं के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करना भूल जाते हैं। तो बहुत आवश्यक था कि आज इस बारे में आप से थोड़ी सी जानकारी शेयर की जाए और आप भी अपनी तरफ से सभी विद्यार्थी कुछ न कुछ हमारे संविधान के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण बातों के तथ्यों के बारे में कुछ न कुछ अवश्य लिखें, क्योंकि इस प्रकार के दिवस पे जब हम किसी न किसी रूप में स्वयं को अभिव्यक्त करते हैं तो कहीं ना कहीं हम उसके प्रति एक प्रकार का चिंतन भी करते हैं और जब हम चिंतन करते हैं तो वहाँ से उस के प्रति हमारा मनन भी आरंभ होता है और हमें मन में संतुष्टि भी होती है कि आज हमारे देश का एक महत्वपूर्ण दिवस था और हमने किसी न किसी रूप में उसको मनाया, क्योंकि अब वर्तमान में ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के रूप में ही हम इन चीज़ों को मना सकते हैं। तो आप अपनी तरफ से जो विद्यार्थी घर बैठे हैं, हमारे संविधान के बारे में, हमारी विधि यानी हमारी न्याय व्यवस्था के बारे में कुछ न कुछ अवश्य लिखें और संविधान दिवस को किसी न किसी रूप में आप अवश्य मनाएं। देखिए विद्यार्थियों, सबसे पहले तो आप सभी लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी हम इस दिवस को विधि दिवस के रूप में क्यों कहते हैं, संविधान दिवस के रूप में क्यों कहते हैं। तो देखिए, विधि दिवस के रूप में इसको जो मनाने की शुरुआत हुई वो हमारे देश के महान विधिवेत्ता डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी के प्रयासों द्वारा लगभग 30 साल बाद यानी 1979 के अंदर उनके प्रयासों से इसको विधि दिवस के रूप में मनाने की एक शुरुआत हुई और संविधान दिवस के रूप में इसको मान्यता संविधान निर्माताओं में सर्वप्रमुख डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 125वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में 26 नवंबर 2015 से हम इस दिवस को मनाते हैं। एक प्रकार से हम उन 207 हूत आत्माओं के प्रति अपनी कृतज्ञता भी ज्ञापित करते हैं, जिन्होंने अपने अथक प्रयासों से 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन की अवधि में हमें यह एक प्रकार का एक ऐसा उपहार दिया जो हमारे सामाजिक और मानवीय न्यायिक मानवाधिकारों की रक्षा के लिए प्रयास करता है, जिसमें विश्व के सभी प्रमुख संविधानों की अच्छी से अच्छी बातों को ग्रहण करने का प्रयास किया गया और यह प्रयास किया गया कि जो आने वाली पीढ़ी है वह इन संवैधानिक अधिकारों की रक्षा का प्रयास करे। एक प्रकार से हमें यह दिवस अवसर भी प्रदान करता है, मूल्यांकन करने का अवसर प्रदान करता है कि क्या हम लोग हमारे संविधान निर्माताओं की आकांक्षाओं पर खरे उतर सके हैं, क्या उन्होंने हमसे जो आकांक्षाएं की थी क्या हम उन्हें पूर्ण कर सके हैं, क्या हमारे देश में अभी पूर्ण रूप से सामाजिक न्याय और आर्थिक समानता स्थापित है। तो इन सभी विषय वस्तु पर कहीं न कहीं पुनर्विचार करने की आवश्यकता पर भी बल दिया जाता है। इसीलिए इन दिवसों को मनाया जाता है कि कम से कम जब ये दिवस आए तब हम इन तथ्यों के प्रति किसी न किसी रूप में आकृष्ट हो और इन तथ्यों पर विचार करें। और आप में से तो बहुत सारे विद्यार्थी राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी है, तो कहीं ना कहीं आपके पाठ्यक्रम की विषय वस्तु भी है और आपका दायित्व बाकी विद्यार्थियों की तुलना में कुछ और भी अधिक हो जाता है कि आप इन चीज़ों पर शोध करें
कुछ नवीन तथ्यों के अन्वेषण का प्रयास करें और बाकी लोगों को जागरूक करने के प्रति भी आपका दायित्व अधिक बन जाता है। हमारे देश की जो न्यायिक या विधिक व्यवस्था है अपने आप में बहुत प्राचीन है। यहाँ तक कि हमारे देश के अंदर रामायण महाभारत काल के अंदर जो राजतंत्र है वहाँ पर भी कई इस प्रकार के श्रेष्ठ शासक हुए हैं जिन्होंने राजतंत्र के अंदर भी विधि को स्थापित करने का प्रयास किया। वैशाली गणराज्य के अंदर, तत्कालीन वैशाली गणराज्य में उस समय भी पूर्ण रूप से विधिक शासन प्रचलित था और कई ऐसे राजतंत्र हुए हैं जहाँ पर भी पूर्ण रूप से न्याय का अंकुश रहता था। और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि फिलीपींस के सर्वोच्च न्यायालय के अंदर आदि पुरुष मनु को पहला महामानव माना गया है जिन्होंने दुनिया को विधि संहिता प्रदान की। तो हमारे देश के लिए ये गर्व का विषय है कि हमारे देश की जो प्राचीन ग्रंथ है, प्राचीन न्याय व्यवस्था है, उसका आदर केवल हमारे देश में नहीं विदेशों में भी किया जाता है। यह एक अलग बात हो गई है कि हमारे पास में ऐसी बहुत सारी प्राचीन निधियाँ, चाहे विज्ञान हो चाहे न्याय के क्षेत्र में हो। हमारे यहाँ याज्ञवल्क्य की स्मृति लिखी गई, मनुस्मृति लिखी गई। प्राचीन काल में आप देखें तो बृहस्पति अपने आप में बहुत बड़े विद्वान थे। उसके बाद में भी बहुत सारी न्यायिक संहिताएं हमारे देश में लिखी गई। लेकिन स्थिति वो हो गई है कि हम हमारे देश की विषय वस्तु का उतना सम्मान नहीं करते और दूसरी तरफ भागते हैं। तो यह भी आवश्यक है कि हम हमारे देश के जो ये प्राचीन ग्रंथ है उनकी अच्छी जो बातें हैं उनका भी पूर्ण रूप से समावेश करें, उन पर भी निरंतर अध्ययन अध्यापन हम करते रहे। और जब हम विधि दिवस के रूप में इसे मनाते हैं, न्याय व्यवस्था की बात करते हैं, तो हमारा जो मुख्य ध्यान है कई बार कमियों की तरफ जाता है। लेकिन हमारे जो न्याय व्यवस्था है उसकी कमियों से ज़्यादा हम देखें तो उपलब्धियां हैं और सीमित संसाधनों के बावजूद भी हमारी न्याय व्यवस्था अपने आप में काफ़ी सशक्त है। और हमारे देश के जो आम नागरिक है वो आज भी देश की न्याय व्यवस्था के कारण स्वयं को काफ़ी सुरक्षित महसूस करते हैं। और कम संसाधनों के बावजूद भी हमारी न्याय व्यवस्था अपनी तरफ से पूर्ण रूप से प्रयास करती है कि जो नागरिकों के मानवाधिकार है उनकी पूर्ण रूप से मानवाधिकार है, चाहे उनके सामाजिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, उनके न्यायिक अधिकार है, उनकी पूर्ण रूप से रक्षा की जाए। क्योंकि हमारे यहाँ स्थिति ये है कि आप देखें तो लगभग 10 लाख की जनसंख्या पर 10-12 न्यायाधीश है, जो कि वास्तव में बहुत कम है। क्योंकि एक आदर्श या सभ्य समाज के अंदर 10 लाख की जनसंख्या पर कम से कम 50 न्यायाधीश होने चाहिए, जबकि हमारे यहाँ केवल 10 या 12 ही है। यानी आप देखें तो 20% के करीब हो गए। और अमेरिका जैसे देश में 10 लाख की जनसंख्या में 114 न्यायाधीश और ब्रिटेन के अंदर भी 50 से अधिक न्यायाधीश है। तो यह बहुत आवश्यक हो जाता है कि जो न्यायिक अध्ययन अध्यापन का क्षेत्र है वो अपने आप में उसको थोड़ा विस्तृत किया जाए, उसकी गुणवत्ता को और अधिक बढ़ाया जाए। क्योंकि जितने न्यायाधीश हमारे यहाँ अपने आप में बहुत योग्य होते हैं, वकील भी काफ़ी योग्य होते हैं, उनकी गुणवत्ता को और अधिक बढ़ाने का प्रयास किया जाए। क्योंकि सुप्रसिद्ध न्यायविद पालखीवाला, स्वर्गीय नानी जी पालखीवाला ने अपने उद्बोधन में कहा था कि देयर इज़ नो एक्सीलेंस इन लॉ विदाउट एक्सीलेंस इन लॉयर्स। तो लॉयर्स की एक्सीलेंस भी इसमें अपने आप में बहुत अधिक आवश्यक हो जाती है। और संख्या में कमी की वजह से हमारे यहाँ 3 करोड़ से अधिक मुकदमे लंबित है, जो यदि इसी गति से निपटाए जाएं तो उनको पूर्ण रूप से निपटाने में आप देखें कि 300 साल से भी अधिक साल का समय लग जाएगा। तो इस ओर भी ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि विधि के ऊपर ही यह निर्भर करता है कि देश की एकता, अखंडता की सुरक्षा की जाए, भ्रष्टाचार का निरोध किया जाए। और हमारे देश की न्याय व्यवस्था इस तरफ अपने आप में बहुत अधिक प्रयास भी करती है और अपनी तरफ से नागरिक अधिकारों की सुरक्षा का पूर्ण रूप से प्रयास करती है। और जो जो चीज़ें वर्तमान में प्रासंगिक होती है उनको जोड़ा जाने का प्रयास करती है। कई न्यायिक वस्तु का पुनरावलोकन करने का भी प्रयास किया जाता है। क्योंकि बहुत सारे कानून ऐसे होते हैं जो प्राचीन और वर्तमान समय के संदर्भ में अप्रासंगिक हो जाते हैं,
जो उनका उन्मूलन करना, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो नवीन व्यवस्था के अंदर हमें समावेश करने की आवश्यकता होती है। तो ये सारी चीज़ें हमें जो प्रदान करने का दायित्व है वो हमारी न्याय व्यवस्था और हमारी संसद, इन पर बहुत अधिक निर्भर करता है। और आप राजनीति विज्ञान पढ़ते हैं, उसके अंदर अनुच्छेद 21 का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि हमारे जो विधि के लक्ष्य और उद्देश्य है उनको उसमें बहुत ही सुंदर ढंग से परिभाषित करने का प्रयास किया गया है। और 26 नवंबर का दिन इसलिए भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि 26 नवंबर के दिन ही जो संविधान निर्मात्री सभा के 207 सदस्यों में से एक डॉक्टर सर हरि सिंह गौर का जन्म दिवस भी मनाया जाता है। यानी ये शॉर्ट में मैंने आपसे एक चर्चा की कि किस प्रकार से आप दोनों रूपों में इस चीज़ को ध्यान रखें कि विधि दिवस के रूप में भी इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगिता है, क्योंकि 1979 से डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी के प्रयासों से विधि दिवस के रूप में इसकी शुरुआत की गई। और उस समय के हिसाब से कहीं ना कहीं हम विधि के बारे में, न्यायिक व्यवस्था के बारे में पुनर्चिंतन करें, यह इसका एक प्रमुख उद्देश्य रहा। और इसे संविधान दिवस के रूप में भी 26 नवंबर 2015 से मनाए जाने का प्रयास है। अब चाहे विधि हो चाहे संविधान है, इसको अच्छा या जो बुरा होना यह हमारे पर निर्भर करता है, हमारे द्वारा चुने हुए लोगों पर निर्भर करता है। क्योंकि लोकतंत्र के अंदर हम किसी को दोष नहीं दे सकते, हमारे द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि ही शासन करते हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने उद्बोधन में कहा भी था कि यह चुने हुए जनप्रतिनिधियों पर निर्भर करते हैं कि संविधान का अच्छा या बुरा होना उन पर निर्भर है। यदि वे अच्छे हैं, हमारे अधिकारों के पोषक है, तो हमारे संविधान का जो स्वरूप होगा वो हमेशा ही अच्छा होगा। अन्यथा वो उसके अंदर की जो संविधान की कमियां हैं उसको भी दुरुस्त कर पाएंगे यदि वो अपने आप में काफ़ी एजुकेटेड होंगे, नॉलेजेबल होंगे। हमारे सामाजिक अधिकारों की सुरक्षा का प्रयास किया जाएगा। तो इस प्रकार से यह दिवस मनाने का उद्देश्य यह भी है कि जो युवा पीढ़ी है, जो अनुभवी पीढ़ी है, वो अपने वयस्क मताधिकार का बहुत ही सही रूप से प्रयोग करे, ताकि जनप्रतिनिधि उसके अनुरूप आ सके। और यदि जनप्रतिनिधि अपने आप में अच्छे आएंगे तो वो हमारे संविधान की रक्षा का प्रयास करेंगे, हमारे अच्छे संविधान को और भी बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। इसी आशा से हमारे संविधान वेताओं ने विश्व की बहुत सारी अच्छी व्यवस्थाओं को शामिल करने का प्रयास किया था। जैसे संसदीय व्यवस्था को ब्रिटेन से लिया गया, आपातकालीन उपबंधों को जर्मनी से लिया गया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। इसी प्रकार मूल अधिकारों का ग्रहण किया गया, मूल कर्तव्यों का ग्रहण किया गया, क्योंकि नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड से लिया गया, क्योंकि उनकी मूल भावना यह थी कि हम अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों की बात भी करें और स्व प्रेरणा से जो नीति निर्देशक तत्व है उनका भी पालन करें, ताकि इन सभी के माध्यम से देश को उन्नत बनाया जा सके। संविधान अपने आप में निर्जीव है, उसको साकार करने का जो कार्य है वो आम नागरिक ही करते हैं, देश के नागरिक ही करते हैं, विशेष रूप से युवा पीढ़ी करती है, विशेष रूप से विद्यार्थी वर्ग ही करता है। तो इस प्रकार से आप जो संविधान है उसके बारे में कुछ न कुछ अवश्य चिंतन करें, कुछ न कुछ अच्छा लिखे, लेखन कार्य करें, अपनी तरफ से प्रश्नोत्तरी का निर्माण करें, स्वयं उत्तर देने का प्रयास करें। और इसके साथ साथ ये भी मैं आपको कहना चाहूँगा कि आज ही के दिन 26 नवंबर को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है। तो जितना संविधान हमारे लिए महत्वपूर्ण है, पर्यावरण भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, और हम अपने पर्यावरण की भी सुरक्षा करें। और सामान्य रूप से जो छोटी छोटी चीज़ें हम कर सकते हैं, जैसे कि पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करें, और आप अपने आसपास कोई न कोई श्रेष्ठ कार्य करें। जो पशु पक्षी है उनके बारे में भी चिंतन करें, क्योंकि उनका जो जीवन धारण है वो हमारे ऊपर ही निर्भर करता है। और प्राचीन काल में तो पंच महायज्ञों के रूप में
कहीं ना कहीं हम उनके लिए भी चिंतन करते थे और उनके भी भोजन इत्यादि की व्यवस्था हमारे द्वारा की जाती थी। पर्यावरण संरक्षण के अंदर सबसे बड़ा चिंतन हमारे द्वारा जो किया जाए कि हम अपने स्वार्थ के लिए पेड़ पौधों को नहीं काटें, और कभी यदि किसी पेड़ को काटना अपरिहार्य हो तो दुगुने पेड़ यदि हमारे द्वारा लगाए जाए तो कहीं ना कहीं उसकी क्षतिपूर्ति हो। और वृक्षारोपण को भी आने वाले समय में हो सकता है कि पाठ्यक्रम से जोड़ा जाए, ताकि जो विद्यार्थी है वो किसी न किसी रूप में उसके इससे सक्रिय रूप से जुड़ सके और एक आत्मिक संतुष्टि का अनुभव कर सके। तो यह एक माध्यम था आप लोगों से जुड़ने का, जिसमें आज एक बहुत ही श्रेष्ठ दिवस भी था, जिसके माध्यम से आप लोगों से कुछ वार्तालाप भी संभव हो पाया। तो आशा है कि आप विधि दिवस और संविधान दिवस का सदैव सम्मान करेंगे और देश के संविधान की रक्षा और देश के संविधान को उन्नत बनाने का आप अपनी तरफ से पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे। और इस कोरोना काल के अंदर आप सभी लोग पूर्ण रूप से ध्यान रहे, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, अपने स्वाध्याय को आप सभी लोग जारी रखें, किसी भी रूप में आप निरंतर अध्ययन करते रहे और मास्क का प्रयोग अवश्य करें और निश्चित दूरी रखें। कहीं पर भी जाए, किसी संस्थान में भी जाए, महाविद्यालय में जाए, किसी कार्यालय में जाए तो मास्क का अवश्य प्रयोग करें, क्योंकि अभी एक अध्ययन में ये चीज़ कहीं भी कही है कि यदि 70% लोग निरंतर मास्क का प्रयोग करें तो इस महामारी को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। आप इसको हल्के में न लें, ये अपने आप में अत्यंत ही घातक बीमारी है, पेंडेमिक है, छूत की बीमारी है, एक से दूसरे व्यक्ति को फैलने में समय नहीं लगता। आपके घर में बुजुर्ग होंगे, छोटे बच्चे होंगे तो उनकी सुरक्षा का दायित्व भी आप पर निर्भर करता है और छोटी छोटी सावधानियां रखकर आप इससे बचाव कर सकते हैं। देखिए, हमारा कार्य अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास करना, उसके अतिरिक्त तो काफ़ी चीज़ें हमें ऊपर वाले के ऊपर छोड़नी ही पड़ती है, लेकिन यह आवश्यक है कि हम अपनी तरफ से हमें अपनी तरफ से कोई पछतावा नहीं हो कि भाई ये रोग हो गया, मैंने अपनी तरफ से ध्यान नहीं रखा। स्वयं की तरफ से हम पूर्ण प्रयास करें, मास्क का प्रयोग करें। कहीं आप किसी हैंडल इत्यादि को बहुत अधिक यूज़ करते हैं तो आप सैनिटाइज़र का प्रयोग करें। आप ट्रांसपोर्टेशन बस इत्यादि साधन में चढ़ते हैं तो जो लोग मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं उनको भी प्रेम से समझाएं। हालांकि कई लोग उद्वेलित हो जाते हैं, कुछ एक ऐसा विशिष्ट वर्ग होता है जिनको क्या है कि सही बात पसंद नहीं आती तो वो इसका भी विरोध करना आरंभ कर देते हैं। तो आप भी कंडक्टर इत्यादि के माध्यम से ये बात उनको कन्विंस करने का, प्रेम से समझाने का प्रयास करें कि यह मास्क है वो केवल स्वयं के जीवन की रक्षा के लिए नहीं अपितु दूसरों के जीवन की रक्षा के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका प्रयोग करना बहुत आवश्यक है। ये दिस इज़ द ईयर ऑफ सर्वाइवल, ये अपने आप में एक सर्वाइवल ईयर के रूप में आप कह सकते हैं, जहाँ स्वयं को बचाना, स्वयं को सुरक्षित रखना हमारा पूर्ण रूप से दायित्व है। भीड़ भाड़, शादियों का भी सीज़न है तो अधिक भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर न जाएं, तो क्योंकि जान अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और अपनी सुरक्षा के अलावा अपने आसपास के वातावरण की भी आप पूर्ण रूप से सुरक्षा करें। इन्हीं शुभकामना सहित मैं आप सभी से विदा लूँगा। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से इंटरेक्ट करके, बहुत बहुत धन्यवाद।